अभी मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन किताबों में वो चीज़ें हैं नहीं, इसीलिए निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। क्या कहें, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली पॉलिसी है ये टैरिफ की पॉलिसी। मतलब अगर वो रिकवर करना होगा वो इंडिया में है आपके हिसाब से वो काला धन? कि उन्होंने पैसे जो है सिस्टम से पैसा खींच लिया पूरा। फिर इसमें फिर इलेक्शन कैसे रिग करेंगे हम? आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। So Rohit, you have spent 25 years with studying economics. 25 साल हो गए आपके। आपसे हम पूछेंगे कि 5 एक सुझाव बता दीजिए हमें जो एक देश अगर लागू कर ले तो उसका फ़ायदा हो सकता है। तो आप अपने आप को अनिल कपूर समझिए नायक से, और प्लीज़ हमें बताइए इकोनॉमिकली क्या करना चाहिए। पहले तो जब आपने कहा 25 साल, वही अपने आप में लगता है बाप रे, सही में एक 25 साल हो गए हाँ इकोनॉमिक्स करते हुए। लेकिन मैं इकोनॉमिक्स से थोड़ा हट के भी बोलूँगा। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि नायक टाइप की स्थिति किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि हमारे देश में जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो डेमोक्रेसी है। उसकी जगह पे अगर आप तानाशाही ला दें कि आपको जो है फुल मेजॉरिटी मिल गई है और आप जो करना चाहें कर सकते हैं, वो अपने आप में एक गलत चीज़ होगी। इनफैक्ट हमारी तरफ कहते हैं कि निरंकुश शासन किसी का नहीं होना चाहिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। नेवरदलेस अगर फिर भी कहें कि 5 चीज़ें क्या कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आज हमारे मतलब हमारे देश में है, जिसका आप खुद ही उसके एक विक्टिम हैं, वो है हमारे देश में जनतंत्र को वापस से लेके आना। अब लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेटिक एक देश हैं, सर इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, लेकिन सही मायने में क्या ये जनतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, या हम कुछ और ही देख रहे हैं? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का सवाल, धर्मनिरपेक्षता का सवाल, विविधता में एकता जिससे हम पल के बढ़े हुए थे, जो हम किताबों में पढ़ते थे, अभी मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन किताबों में वो चीज़ें हैं नहीं। जैसे हमने पढ़ा था, वो चीज़ें चली गई हैं। तो उन चीज़ों को वापस लाने की ज़रूरत है। और मैं आपका ही अगर उदाहरण दे सकूँ, तो आप अभी केस फेस कर रहे हैं, आपको परसों आपको जाना भी है शायद। आप सोच के देखिए कि क्या ऐसी एक चीज़ है जिससे सरकार को इतना डर लगता है। मतलब हम जो है प्रोटेस्ट होते हैं, हम लिखते हैं, टीचरों के लिखने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लिखते हैं, कुछ करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बद्री रैना जी हैं, प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्होंने लिखा है कि एक चीज़ है जिससे सरकार डरती है, और वो है लोगों का हँसना। मुस्कुराना, लोगों का खुश होना उन्हें पसंद नहीं है। एंड यू एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट। आई मीन यू नॉट एज़ इन यू अलोन, बट आई एम सेइंग दिस होल जो इकोसिस्टम है जो इस चीज़ को करता है, वो वापस से आए, वो नॉर्म हो हमारे देश का, ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उससे ही बाकी चीज़ें फ़्लो करती हैं। दूसरा जो मैं कहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, तो अभी सारा बहस जो है पूरे दुनिया में, बट हमारे देश में भी विकास को लेके बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जो है विकसित भारत हो जाएँगे 2047 में। मुझे लगता है कि उससे हट के हमें विकास की जगह उन्नति के टर्म्स में सोचना चाहिए। हमें उन्नति इस सेंस में अगर मैं इस्तेमाल कर सकूं, वो कहा जाता है ना हार्ड वर्क वर्सेस हार्वर्ड की का जो डिबेट है, मैं इस मामले में हार्वर्ड के साथ खड़ा हूं। अमर्त्य सेन ने यह कहा था कि जिसके कारण वो नोबेल प्राइज विनर बने, कि जीडीपी जो है किसी देश का अल्टीमेट एम नहीं हो सकता है। उस देश की खुशहाली, वहाँ पे लोग पढ़ लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य है कि नहीं है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने चाहिए जीडीपी की जगह पे। बट हम जिस तरीके की इकोनॉमिक्स, और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, हम जिस तरीके की इकोनॉमिक्स करते हैं उसमें सबसे जो कोर सवाल है वो हमेशा जीडीपी होता है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, चाहे अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, हर बजट में आप देख लीजिए, सबसे पहला सवाल जो आता है कि हम कितने दर से हमारा विकास होने वाला है।
मुझे लगता है उस फोकस को बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। और हमें वापस से इस सवाल पे बातचीत करनी चाहिए कि किस तरीके से हम सार्वजनिक शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के टर्म्स में हम अपने देश को और बेहतर बना सकें। वो अगर प्रायोरिटी होगी और पॉलिसी अगर उसके इर्द गिर्द होगा तो वो शायद कहीं बेहतर होगा। तीसरा जो सवाल मैं बोलूँगा, जो मुझे लगता है कि अभी सबसे मुश्किल सवाल है हमारे देश में, वो रोज़गार का है। पिछला इलेक्शन भी उसके सवाल पे लड़ा गया। और जनरली अगर आप देखें आसपास में हमारे देश में जिस तरीके के रोज़गार की स्थिति है, बिना रोज़गार के जो भी मैं कह रहा था उन्नति और सफलता वो हो नहीं सकती। और रोज़गार के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं एक अच्छी आर्थिक नीति, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है, जिससे हम अपने आप को मतलब एक इंडिपेंडेंट एक वो बना पाएँ, सेल्फ रिलायंट एक देश बना सकें जिसमें लोगों के लिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो। करेंटली जो हमारे देश में एक मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही प्रिकेरियस कंडीशन में है। मतलब लोग बोलते हैं गिग इकॉनमी, आपने तो उस पे काफ़ी कुछ किया भी और ट्विटर पे आपने काफ़ी माहौल बना के रखा हुआ है ये सवाल पे। एक ही उदाहरण दूँगा, जो स्थिति उनके काम करने की, जो दयनीय स्थिति ही मैं बोलूँगा। कल हम लोगों के यहाँ ज़ोमैटो से कुछ आया था। हमने ऐसे ऑर्डर किया था, कुछ खाने डिलीवरी के लिए आया था। और जब वो डिलीवरी हुई वो बंदा काफ़ी दुखी था। तो मैंने जनरली पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं 2 ऑर्डर लेके आया था। एक ऑर्डर जो है हमारे जो दूसरे हैं उन्होंने बोला, गलत एड्रेस उन्होंने दिया था। तो जब मैंने कहा कि मैं वहाँ नहीं आ सकता, अपनी एड्रेस यहाँ का दिया है, आने वहाँ कह रहे हैं, तो मैं नहीं आ सकता, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने तक तो ठीक है, उसका पैसा इस बंदे के सैलरी में से या जो भी कहें उसमें सैलरी तो होती नहीं है, वो उसमें से कट गया। सोच के देखिए 300 रुपये उस व्यक्ति के लिए एक दिन की कमाई में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। ऐसा एक उदाहरण है, ऐसी ज़िंदगी इन लोगों की जो ये डिलीवरी कर रहे हैं उनके लिए एक आम सी बात है। इनके राइट्स का क्या होगा? कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि इनको जो रोज़गार मिल रहा है वो थोड़ा सिक्योर हो, थोड़ा क्या सिक्योर हो, जिसमें सोशल सिक्योरिटी मिले। ये तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा-सा रोज़गार के सवाल को दूसरे तौर पे देखेंगे। अभी हमारा फ़ोकस जो है 2 एक्सट्रीम पे होता है। या तो हम हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और या फिर हम एकदम ही लो एंड लो वैल्यू के टर्म्स में सोचते हैं। समवेयर द रियलिटी लाइज़ इन बिटवीन। इट्स नॉट रियली देयर नॉर हियर। हाई एंड के टर्म्स में अगर सोचे तो मान लीजिए कि बहुत हाई टेक हम कुछ करते हैं, उसका नुकसान सिंपल सा है, वो मशीन बनाम मजदूर की लड़ाई होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैकेनाइज किसी चीज़ को कर देंगे तो ऑब्वियसली जॉब्स नहीं होंगे, और हमारे देश में जॉब्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके दूसरे एक्सट्रीम में अगर आप जाएंगे जहाँ कोई वैल्यू क्रिएशन है ही नहीं, तो उनके वेजेस बहुत कम होंगे, स्थिति बहुत ख़राब होगी। तो इन दोनों के बीच का कहीं ना कहीं रास्ता हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जिससे ऐसे रोज़गार हो सके जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो, जो जनरेट हो सके। तो ये तीसरा मैं कहूँगा। और इससे जुड़ा हुआ सवाल कि जो रोज़गार आप बना रहे हैं उस रोज़गार में हक किसका होगा, किसको वो रोज़गार मिलेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पे आरक्षण का मुद्दा सबसे केंद्रीय हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो जनरली एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में अगर स्ट्रक्चर देखें, तो अगर आप सरकारी नौकरियों को छोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अगर आप देखें, तो इट गोज़ कम्प्लिकेटेड, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रिजर्वेशन देयर। और वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक आम व्यक्ति को, उस हिसाब से मिलती नहीं है। वो आपके प्रिविलेजेस पे डिपेंड करता है। लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन में मेरिट कम हो जाता है। मतलब मैं ये सवाल पूछूंगा कि वो मेरिट आता कहाँ से? जो सो कॉल्ड मेरिट है वो कहाँ से आता है? रिजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक बड़ा तबका जो काफ़ी समय से इस पूरे सिस्टम के बोझ के तले दबा हुआ है, उसके लिए सडनली एक्सपेक्ट करना कि वो एजुकेशन सिस्टम में नॉर्मली आ जाएगा विदाउट रिजर्वेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट हैजंट हैपेंड। एंड इफ देयर इज एनी होप, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही वो देख लीजिए, वो रिजर्वेशन के कारण एक समानता, एक हद तक वो समानता बनती है। वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आई बिलीव जॉब्स के अंदर, रोज़गार के अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है।
पांचवा मैं कहूँगा इस सब चीज़ों से हट के, क्योंकि वो मेरा रिसर्च का थोड़ा सा मुझे उसके बारे में जानकारी है, वो है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारे देश को एक्टिवली कुछ ना कुछ करना चाहिए। और सिर्फ इस सेंस में नहीं कि हम जो है फलाने समय तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे, उस सेंस में नहीं, लेकिन सही मायने में ये जो वायुमंडल संकट है, जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रही है, इसका इम्पैक्ट हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों पे होने वाला है। चाहे वो आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, जॉब्स के टर्म्स में देख लीजिए, आप टेम्परेचर राइज से जो मजदूरों की स्थिति होगी, दिल्ली में अभी जो हाल हो गया है, इन तमाम चीज़ों को अगर देख लीजिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण नीति और समझदारी की ज़रूरत होगी। हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट? अनफॉर्चुनेटली अभी सब हवा में ही है, हम सिर्फ अनाउंसमेंट्स करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को अनाउंसमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इसके बारे में जो है ठीक तरीके से सोचा नहीं जा रहा है। अगर विश्व गुरु बनना ही है तो इस सवाल पे बनना चाहिए, तमाम सदर्न कंट्रीज़ को साथ में लेके, उस सवाल को लेके कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको किस तरीके से अकाउंटेबल ठहराया जाए, विच इज़ एसेंशियली द रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दे नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स टू क्लाइमेट चेंज। सो ये 5 चीज़ें मैं कहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं, लेकिन इन 5 पे। तो इन 5 को अगर हम रिविजिट करें तो पहले तो एक डेमोक्रेटिक नेशन रहे, और किसी ने नाम भी दिया था आई थिंक इसको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, क्योंकि बहुत सारे नाम आए ये सरकार आने के बाद इस डेमोक्रेसी के लिए। फिर दूसरा फ्रीडम रहे एक तरह का, गिग वर्कर्स को रिकग्नाइज किया जाए, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी हो, प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन हो, राइट। और फिफ्थ क्लाइमेट चेंज पे हम ध्यान दें। जी। ये तो प्राइवेट सेक्टर में अगर ये किसी ने बोल दिया तो वो तो मतलब मालिक ऐसा होगा कि आप उसकी तिजोरी में चले गए हो सीधा, वो गोदरेज के ताले मगाने लग जाएगा कि वो सुनते ही अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन सुनते ही वो हिल जाते हैं लोग, नहीं 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 कैसे, क्यों? पर आपको क्यों लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है? क्योंकि एक बात तो सरकारी नौकरियां काफ़ी कम हो गई हैं, पहली बात तो। जहाँ जहाँ रिजर्वेशन था जिससे थोड़ा सा अपवर्ड मोबिलिटी थी, मान लीजिए बहुजन समाज के अंदर जो थोड़ी सी अपवर्ड मोबिलिटी थी, उस रास्ते को आप बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में है नहीं। और जहाँ तक ये कहने का कि वो डायरेक्टली आ जाएं, रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, तो आप सोचिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में आप बेहतरीन शिक्षा पाकर आप compete कर रहे हैं एक सरकारी स्कूल से, एक गांव से आए हुए व्यक्ति से। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं तो पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी पड़ेगी। और इसलिए ये गोदरेज का ताला हो या उसकी चाबी हो, अगर थोड़ा सा उनके पूंजी के ऊपर हाथ पड़ भी जाए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगा। हमारे देश में वैसे ही आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, मतलब जो 1% जो सबसे अमीर लोग हैं वो 4 गुना जो 50% हमारे लोग हैं उसकी संपत्ति से ज़्यादा उनके पास है। तो थोड़ा सा अगर ताले में कुछ निकल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? दैट इज, मैं तो अग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे पास है नहीं कुछ दो। हम में से किसी के पास नहीं। हाँ, तुम पर काफ़ी लोग ये क्वेश्चन को लेके लैंड ओनिंग पे भी उनके सवाल होते हैं। तो लैंड ओनरशिप को लेके आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए लैंड ओनरशिप का? लैंड ओनरशिप का आई थिंक एक समय में स्लोगन हुआ करता था, लैंड टू द टिलर, कि जो उस खेत को जोत रहा है उसका हक, मालिकाना हक जो है उस व्यक्ति का होना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लैंडलॉर्डिज्म जो है कि मेरे पास ज़मीन है इसलिए उसका जो भी उपज है वो मेरा होगा, ये अपने आप में गलत बात है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। जितना छोटा लैंड होता है प्रोडक्टिविटी उतनी कम होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें मालिकाना हक के टर्म्स में वो इंडिविजुअल हो, लेकिन प्रोडक्शन के टर्म्स में कलेक्टिव फार्मिंग हो। ऐसा हो सकता है और होता भी है काफ़ी जगहों में। तो ये कॉम्बिनेशन एक बेहतर कॉम्बिनेशन है, रादर देन कलेक्टिव। आप जो है एक कोई सेंट्रल लैंडलॉर्ड है जिसके पास ज़मीन सारी है और बाकी लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो होता है उसका भी इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे होता है। कुछ स्टेट्स ने जहाँ लैंड रिफॉर्म हुए थे वहाँ पे ये फ़र्क पड़ा प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में। और ख़ास करके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपवर्ड मोबिलिटी में, बंगाल एक एग्जांपल यूजुअली आता है, ऑपरेशन बरगा,
कि despite its negatives, one important contribution that it made was in terms of upward mobility of people who otherwise did not have access to resources. हाँ, बट जैसे लैंड रिफॉर्म के जैसे आपने बोला नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या रहे हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट ऑपरेशन बर्गा के केस में था, मतलब बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलें तो उसमें ये था कि सही मायने में वो रीडिस्ट्रीब्यूशन किस हद तक हो पाया, जितने अनाउंस्ड चीज़ें थे वर्सेस कितना हो पाया, लेकिन फिर भी वो इससे बेहतर है ना होने के उस पे। लेकिन दूसरा जो मैं कह रहा था कि अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया और जो लैंड जो बंटता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जो उसके ऊपर क्लेम कर सकती है, तो छोटे छोटे लैंड होने से प्रोडक्टिविटी का इशू तो होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, वो इतना एनफ प्रोड्यूस दे ही नहीं पाएगा कि आप अपनी और फैमिली फिर उसको और फर्दर डिवाइड होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट दैट कैन नॉट बी अ रीज़न कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वालिटी के साथ ना करें, उसमें आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वो शायद एक बेहतर तरीका होगा। और एक और चीज़ जो आपने कही कि क्लाइमेट चेंज का जो भार होगा वो सबसे गरीब आदमी पे होगा, इस स्टेटमेंट पे आप थोड़ा एलैबोरेट करके समझा सकते हैं क्यों? मतलब ये तो समझ में आता है उनके मकान कच्चे होते हैं और उनकी स्ट्रगल वही होती है कि ये कच्चे से पक्का हो जाए, पक्के से 2 रूम बढ़ जाए, बट और थोड़ा आप एलैबोरेट कर सके इस पर तो मैं कहूँगा 2 स्तर पे है। पहला स्तर है कि वो इस पूरे संकट में उनका कंट्रीब्यूशन मिनिस्क्यूल है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने ना हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, ना वो जेट प्लेन्स में जा रहे हैं, ना वो एलन मस्क की तरह अभी मार्स जाने का प्लान कर रहे हैं, उनका इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन इस संकट में है नहीं, लिटरली नथिंग। और ये जब मैं कह रहा हूँ तो ये मैं सिर्फ गरीब देशों के गरीब लोगों के बारे में नहीं कह रहा, इवन जो अमीर देश के गरीब लोग हैं जिनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दे कंट्रीब्यूट रियली अ वेरी वेरी माइनर शेयर टू द ग्लोबल एमिशंस, अगर कहें तो उस स्थिति में एक तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन भार मेरे ऊपर आने वाला है। भार मेरे ऊपर किस मैंने 2 लेवल पे मेरा तो वाट लगने वाली है बेसिकली। तो दूसरा क्या, आप जिस भी कॉन्टेक्स्ट में उसको देख लीजिए, अगर हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो सबसे बड़ा इफेक्ट होने वाला है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होने का मतलब है जो हमारे किसान हैं उनके प्रोडक्टिविटी पे, उनके इनकम्स पे, लाइवलीहुड पे सबसे बड़ा असर होगा। दूसरा कोस्टल रीजन जो है अफेक्टेड होगा अगर सी राइज होता है तो जितने मछुआरे कम्युनिटी ऑलरेडी अफेक्टेड है, मतलब कौन सा आप फिश आज पा रहे हैं वर्सेस 5 साल पहले क्या था, आप किसी से भी पूछिए, एक्चुअली वो आपको ज़्यादा बेहतर क्लाइमेट चेंज के बारे में बता पाएंगे। और ये इसीलिए क्योंकि वो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, उनके इनकम्स अफेक्टेड होंगे। या फिर आप देख लीजिए दिल्ली का, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में अभी मई और जून में स्टेइंग आउटसाइड इज़ अनबेरेबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मैंने 45, 46, 48 एट टाइम्स 50 डिग्रीज बोल रहे हैं दिल्ली में होने जा रहा है। आप सोच के देखिए, जो मजदूर काम कर रहा है दिल्ली में, जो रिक्शा चला रहा है, जो ऑटो चला रहा है, वो 50 डिग्री में कैसे कुछ काम कर सकता है? इट्स जस्ट नॉट फिजिकली पॉसिबल एंड इट लीड्स टू डेथ्स। काफ़ी स्टडीज हैं इसमें। हीट स्ट्रेस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर ग्लोबल डेथ्स इन द वर्ल्ड। अब उसका कौन, वो जो एसी में घूम रहा है, जिसके पास गाड़ी है, जो अपने ऑफिस में एयर कंडीशनर चला रहा है, उस पर तो ये नहीं होगा ना। ये जो डेथ होंगे ये गरीब लोगों को ही इसका असर होगा। उनके घर कच्चे हैं, जैसे आपने कहा, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस तरीके का कूलिंग सिस्टम। तो दोनों ही स्तर पे, एक मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया लेकिन सारा भार मेरे ऊपर आने वाला है, इस स्तर पे मैं कहूँगा कि गरीब लोगों पे ये डबल बर्डन है। जब आप अपनी पीएचडी कर रहे थे, आपकी पीएचडी अमेरिकन इकोनॉमी पे थी, तो आपने क्यों सोचा कि आप अमेरिकन इकोनॉमी पे करेंगे अपनी पीएचडी, और आपके क्या फाइंडिंग्स थे? तो वो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज। नहीं लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन उनको बोर ही करना है। मैंने एंटरटेन करने की कोशिश की, ओ दैट इज आल्सो नॉट वर्किंग आउट। अब प्लीज बोर कीजिए। अच्छा ऐसा है, तो चलिए फिर तो लंबा सफर होगा। तो हमारे समय में, मैं जेएनयू का पढ़ा हूँ, वैसे ही एक एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में उस दौर में और अभी भी मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी इकोनॉमी पे ही काम करते हैं, मतलब इंडिया पे काम कर रहे हैं या साउथ एशिया पे काम कर रहे हैं।
मुझे लगा थोड़ा कुछ अलग ट्राई करते हैं, मतलब जब अमेरिकी लोग हिंदुस्तान पे काम कर सकते तो हम भी तो पलटी उल्टा उनके ऊपर काम कर सकते हैं. सो दैट इज वन थिंग विच ड्रोव मी इनटू वर्किंग ऑन द यूएस इकोनॉमी. बट कॉन्टेक्स्ट था, उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जिस समय में ये पीएचडी कर रहा था, ये 2004 से 7-8 की बात है, उस समय एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अमेरिका में हो रही थी कि एक तरफ तो असमानता डिफरेंट लेवल पे, इनइक्वालिटी हैड रियली इंक्रीज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. हालांकि 80 के दशक से ये चल रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ी थी उनकी. तो हमारा इकोनॉमिक्स ये बताता है कि जब इस तरीके की इनइक्वालिटी होती है तो आमतौर पे उससे इकोनॉमी जो है स्टैग्नेट करता है. इसलिए क्योंकि गरीब लोगों के पास अगर पैसा हाथ में होता है तो वो जनरली ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा वैसे ही कम होता है. तो ज़्यादा खर्च करते हैं तो उससे ज़्यादा इनकम जनरेट होता है, ज़्यादा इनकम जनरेट होता है तो ज़्यादा रोज़गार जनरेट होता है, वगैरह वगैरह. तो उससे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है. ऐसा एक थियोरी है इकोनॉमिक्स में जिसको अंडर कंजम्पशन कहते हैं, नाम दे ताकि लगे कि मैं प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हूँ. लेकिन अमेरिका में ये नहीं हुआ. अमेरिका में इसके ठीक विपरीत हो रहा था, और विपरीत दूसरे लेवल पे हो रहा था कि उनका ग्रोथ जो है इनइक्वालिटी के साथ साथ बढ़ रहा था. तो इनइक्वालिटी हो रही थी, उतना ही ज़्यादा वो ग्रो कर रहे थे इनइक्वालिटी. तो ये एक सवाल उठा कि ये तो हमने जो पढ़ा उसकी ठीक उल्टा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उसको समझने की. सो दैट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड माय स्टडी. और जब थोड़ा सा उसके डिटेल्स में गए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो पता ये चला कि और जिसका इफेक्ट जो है अभी तक हम सह रहे हैं, कि आप अगर ऐसी एक अर्थव्यवस्था बनाते हैं विच इज़ बिल्ट ऑन इनइक्वालिटी, देन द अंडरलाइंग जो मैंने कहा कि असमानता के कारण जो क्राइसिस उत्पन्न होती है, वो क्राइसिस सिचुएशन आपकी हमेशा रहेगी. आप उसको किसी न किसी तरीके से काउंटर कर सकते हैं. जैसे अमेरिका के केस में एक काउंटर था, .com बबल हुआ, मैसिव एक बबल हुआ जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ भी हुआ. उसके बाद उनका सबसे बड़ा बबल जो फाइनली बर्स्ट हुआ वाज द सब प्राइम क्राइसिस, जिसमें उन्होंने गरीब लोगों को पैसे दे दे के घर खरीदवाए और गलत तरीके से करवाया, उनको कह के कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होने वाला है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था. लोग को बरगलाया गया, काफ़ी हद तक लोगों ने घर खरीदे. एट द सेम टाइम द रिच वर हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम. वो एक नहीं, दो नहीं, 3, मायामी में एक समय में 5 घर थे एक व्यक्ति का. तो दे वर डूइंग इट बिकॉज दे न्यू कि घरों के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं. एंड इट वाज दैट विच वाज कीपिंग दिस क्राइसिस एट डे. जबकि ये क्राइसिस थी, होने वाली थी, लेकिन उसको किसी तरीके से आपने काउंटर करके रखा हुआ था. और उसमें जो ओवर कंजम्पशन हो रहा था, उसका असर आपको बाद में आके दिखता है कि एक बार जब घरों के दाम गिरे तो वो एकदम एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरे. लेकिन इसका असर फिर उसी की तरह गरीब लोगों पे ही पड़ा. उनकी नौकरियां गईं, उनके घर जब्त हुए, सारे लोन्स का जो बर्डन था वो उनके ऊपर था. इसी चीज़ को लेके मैंने अपनी पीएचडी की थी, और मुझे लगता है कि आज भी उसका इम्पैक्ट है. इफ़ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो 2008 और 9 का जो क्राइसिस है वो 1930 के दशक में क्राइसिस हुआ था, द ग्रेट डिप्रेशन. उस तरीके का एक क्राइसिस, इसलिए इसको ग्रेट रिसेशन कहते हैं. और ऐसा एक क्राइसिस था जिसका इम्पैक्ट अभी तक है. ये 2008 की बात है, 18 साल होने को आए, हम अभी भी उस क्राइसिस से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं. बट आपकी फाइंडिंग क्या थी कि ये क्राइसिस, जैसे आपने बोला गरीबों को पैसे दिए जा रहे थे, वो घर खरीद रहे थे, तो भी इकोनॉमी स्लम्प में चली गई? उसका ये है कि जब आप ये कर रहे थे तब तो ग्रोथ हो रहा था. आप जैसे मान लीजिए कि लोग घर खरीद रहे हैं तो घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आप लोन्स ले रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम में भी काफ़ी पैसा है. टेक्निकलिटीज़ में अगर छोड़ दूँ मोटे तौर पे, लेकिन आप कितना घर खरीद सकते हैं भाई? आपने 1 खरीदा, 2 खरीदा, 3 खरीदे, उसके बियॉन्ड आप हाउसिंग बबल कैसे चला सकते? कहीं ना कहीं अगर ये उम्मीद होता है कि नहीं अब हो गया, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है, अल्टीमेटली
लोग घर बेचना शुरू करते हैं, जैसे स्टॉक में होता है। जैसे हमारे देश में स्टॉक मार्केट एक बूम हो रहा था। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये रियलिटी से हट के है, यहाँ एक्चुअली एक बुलबुला बन रहा है, एक बबल बन रहा है, तो पीपल स्टार्ट विड्रॉइंग एंड दैट इज समथिंग विच स्टार्टेड हैपनिंग इन द यूएस एज वेल, जहाँ पे लोगों ने घर बेचना शुरू किया। और अगर कुछ लोग ऐसे एक मार्केट में जो कॉन्सेंट्रेटेड जिनका ओनरशिप है, अगर वो बेचना शुरू करें, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो स्टॉक्स हो, तो दैट मार्केट क्रैशेस एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। जब वो मार्केट क्रैश करता है, आपने तो लोन लिया हुआ था ओरिजिनल प्राइस के बेसिस पे, वो प्राइस के बेसिस पे आपको बैंक ने लोन दिया था। आप अगर उस घर को बेच भी दें तो उससे 1/4 10वां हिस्सा भी आपको नहीं मिल रहा है। यू कांट पे द लोन बैक। इफ़ यू डोंट पे द लोन बैक, तो बैंक्स ने जिनको आप जहाँ से आपने लोन लिया था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने लोन लिया, वो बैंकरप्ट होता है। जिन लोगों ने उसको इंश्योर किया था, जिन कंपनीज ने, वो बैंकरप्ट होती है, जिसके कारण 2008 का जो वो तस्वीर है, वेयर पीपल आर वॉकिंग आउट ऑफ लेमन ब्रदर्स एंड अदर सच इंस्टीट्यूशन अपने अपने कार्डबोर्ड बॉक्सेस के साथ, कार्डबोर्ड बॉक्सेस के साथ, तो वही है, कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो होता है। सो अभी जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी जहाँ पे है, जो हम बोल रहे हैं कि जीडीपी को हमको नहीं देखना चाहिए, हमें पर्सनल मतलब एक बंदा कितना कंज्यूम कर सकता है, लाइक 90% अगर कंज्यूम करेगा तो ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी। ये जो करंट स्टेज है इंडियन इकोनॉमी का, तो इसमें क्या चीज़ें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जैसे डिमोनेटाइजेशन या जो भी लास्ट 10 साल के जो बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस रहे हैं, तो आप उस पर अगर थोड़ा हमें समझा सके तो मैं इसको इससे पहले तो जोड़ लूं कि इसीलिए निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। ये जो अथॉरिटी आपको मिल जाती है ना, कि आप कुछ भी कर सकते, टीवी पे आके बोल दें कि आज से जो है फलाने चीज़ बंद, नोट बंद हो गए, आप ये नोट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब क्या हूँ मैं, आपने चूंकि डिमोनेटाइजेशन की, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट शॉक दैट दिस इकोनॉमी हैज़ experienced at least in recent times. हमारे लिए जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाते हैं, तो ये मनी वगैरह समझाते हैं, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट की तरह हो गया है। हम यही बोलते हैं कि मान लो, जैसे अब हम तो किताब में कहते थे, अभी तो एक्चुअली हो गया कि उन्होंने पैसे जो है सिस्टम से पैसा खींच लिया पूरा। उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस समय नहीं था, उस समय तो था ही, उसका इम्पैक्ट आज तक हम महसूस कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उस इकोनॉमी का पार्ट शायद उतना नहीं थे, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते, उनके लिए वही ज़िंदगी थी। और उस ज़िंदगी को आपने तोड़ दिया एक बेसिस पे कि ये कहीं ना कहीं इसमें ब्लैक इकोनॉमी है, और ये कह के ये लॉजिक दे के डिमोनेटाइजेशन किया गया। अब अगर काला धन के बारे में बोला जाए, तो काला धन क्या है? काला धन कैश तो नहीं, आप और मैं दोनों ही कैश यूज करते हैं, सारे लोग कैश यूज करते हैं। कैश इज नॉट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज जब आप इस टैक्स ब्रैकेट से उसको छीन के भाग जाते हैं, वो काला धन है। तो एक गरीब आदमी गांव में अगर ठेले पे फल बेच रहा है, वो कौन से टैक्स ब्रैकेट में? वो किसी टैक्स ब्रैकेट में नहीं हो। जो उसका इनकम लेवल है वो टैक्स में आता ही नहीं है। तो वो पैसा अगर खर्च कर रहा है, नोट से करे या पेटीएम से करे, जैसे भी करे, उसका कालाधन से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी हमें बताया गया कि कालाधन खत्म करने के लिए ये किया गया है डिमोनेटाइजेशन। उस एक शॉक का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे जैसा मैंने कहा कि अभी तक भी है, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट। बट वहाँ तक रुकता नहीं है। आप उसके ठीक बाद जो है जीएसटी लेके आते हैं। जीएसटी में जो खास करके जो छोटे व्यापारी थे, अभी तक वो देयर फीलिंग द प्रेशर्स फ्रॉम दैट, वहाँ भी ख़त्म नहीं होता है। फिर आप लॉकडाउन लेके आते हैं। तो इस 10 साल में आप almost every 2 years there has been some or the other shock for the economy, और इसका इम्पैक्ट हमारे जैसे क्लास के लोगों पे बहुत मामूली पड़ता है। एक्चुअली कुछ भी नहीं पड़ा है, हमारी नौकरियों को कुछ नहीं हुआ है, हमारे वेतन आराम से इन्फ्लेशन के दर पे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन पे इम्पैक्ट ये हुआ है
वो दिखता है। वो अगर थोड़ा भी आँख खोल के कोई जाके देखे जिनके ऊपर इसका असर हुआ है, दे विल सी दैट दे आर स्टिल फीलिंग दैट प्रेशर एंड वुड फील द प्रेशर। नौकरियां जाने से, लोगों का पलायन वापस गांव की तरफ और वहां चले जाना, वापस से लेबर मार्केट में नहीं आना, इज़ नॉट बिकॉज कि वहाँ उन्हें बेहतर नौकरी मिल गई है, इसलिए कि वो नौकरियां यहाँ हैं नहीं शहरों में ताकि वो वापस आ सके। और ये मैं समझता हूँ कि ये मैन मेड है, ये किसी भी तरीके से ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक क्राइसिस का पार्ट नहीं, ये क्राइसिस क्रिएट किया गया फॉर सम रीज़न, सम वियर्ड आइडियाज़ जो हमारे देश में आए, हमारे प्रधानमंत्री जी को कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको लगा ये सही आइडिया है, जिसके कारण हमारे देश को सफ़र करना पड़ा। तो जो काला धन है वो तो जो 1% है उनके पास, मतलब काला धन बेसिकली जिसका आपने टैक्स नहीं दिया, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, करेक्ट। मतलब अगर वो रिकवर करना होगा तो वो इंडिया में है आपके हिसाब से वो काला धन? इंडिया में उसका बहुत एक मिनिस्क्यूल पार्ट होगा, अगर है भी तो। मैं ये नहीं कहूँगा कि काला धन नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। उनका मेजॉरिटी ऑफ देयर वेल्थ वो तो पता ही है कहाँ है, सब बाहर में है। हमारे बड़े बड़े पूंजीपति जो है वो राउंड ट्रिपिंग करके अपना पैसा बचाते हैं। अभी तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आया था इस सवाल को लेके। तो वहाँ काला धन है, उसको तो हमारी सरकार ने टच नहीं किया, क्योंकि उसमें आपको फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। स्विस बैंक में आपको डाका डालना पड़ता वगैरह वगैरह। तो दैट द गवर्नमेंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एंड डजंट लुक लाइक दे वर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट। बट जो काला धन मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर है, जिसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन जिससे हो रहा है, तो आप अभी भी घर खरीद लीजिए, कहीं पे भी घर खरीदिए, वो डिवीजन सेम ही है, 80-20, कहीं पे भी जाइए। तो अगर सही मायने में डिमोनेटाइजेशन से वो ख़त्म हो गया था, तो फिर प्रॉपर्टी मार्केट में तो अब सब कुछ वाइट में होना चाहिए, सब कुछ चेक में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो काले धन को इस तरीके से रोकने का अपना आइडिया ही गलत है। मतलब अगर एक उदाहरण दूं तो जैसे कि ये काला धन जो है एक तरीके से, क्या मैं कहूँ, एक टंकी में मान लीजिए पानी है और उससे पानी जो है रिस रहा है और रिस के किसी और टंकी में चला जा रहा है। आप जो है जो दूसरी टंकी जिसमें ये भरा है, आपने सोचा कि इसको आप उठा के अगर तोड़ देंगे तो आपने काला धन खत्म कर दिया, जबकि जैसे ही आप ये करेंगे वो दूसरी टंकी में भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी रिस रहा है। आपको उसको पैच करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। हाउ डू यू हैव अ टैक्स पॉलिसी जिसमें ये हो ना पाए? आप कैसे वो इंश्योर करें पॉलिसी के कि इस तरीके का लीकेज हो ही ना? उस दिशा में सोचने की बजाय हम लोगों ने सिर्फ पुरानी टंकी को हटाने के टर्म्स में ही सोचा, एंड दैट टू, एज आई सेड, बहुत स्मॉल एक प्रोपोर्शन था ओवरऑल काले धन का। पर आपने अपनी इकोनॉमिक स्टडी में कभी ये टैक्स की कोई पॉलिसी देखी है जो काला धन मतलब बहुत कम कर दे? आई थिंक अनअकाउंटेड इकोनॉमी तो हर देश में है, एटलीस्ट एशिया के। 2-3 चीज़ें फिर भी की जा सकती हैं, जैसे कि जो फॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस हैं, आप उसमें टैक्स लगा सकते हैं, और वो हालांकि वो काला धन वैसे नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके का जो सर्कुलेटिंग पैसा, जो ऊपरी पैसा है, वो स्टॉक मार्केट्स में भी अगर घूम रहा है, आप वहाँ पे टैक्सेशन कर सकते हैं। लेकिन काला धन को अपने आप में ख़त्म कर देना, उसके लिए सिर्फ टैक्सेशन पॉलिसी नहीं हो सकती है। टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड। लोग ऐसे काले धन में, हमारे देश में शायद वो कल्चर है, वो रह जाएगा। आप जो भी कर लीजिए, लोग ये करते रहेंगे। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर देश में ऐसे अमीर लोग हैं जो अपने धन को इस तरीके से छुपा के रखना चाहते हैं। इट्स ट्रू फॉर द यूएस, इट्स ट्रू फॉर एवरी कंट्री। बट उसको हटाने के लिए हम अपने प्रॉपर जो इकोनॉमी है उसको तोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप और तरीके ढूंढें जिससे आप काले धन को रोक सकते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि राउंड ट्रिपिंग बंद की जानी चाहिए। आपको कॉर्पोरेट हाउसेस को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। वो अपनी ही शेल कंपनीज कहीं और खोलने अलाउ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो एक बड़ा चंक तो वैसे ही आपका अपने देश में रह जाएगा। एंड ऑल दीज टैक्स हेवंस, यू स्टॉप finance to move from here to those countries. That's quite possible. और उस दिशा में सोचना चाहिए, ना कि जिस दिशा में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने सोचा। जैसे आपने अमेरिका को तब स्टडी किया था
अब अमेरिका वो सब पे टैरिफ्स लगा रहा है, तो इस पे आपको क्या लग रहा है, ये क्या मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट टैरिफ्स? जो ट्रम्प अभी कर रहा है, मुझे लग रहा है कि हमारे दुनिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो दो, पार्डन मी सेइंग सो, दो पागल लोग चला रहे हैं। एक है एलन मस्क और एक है ये ट्रम्प। अब आप सोच के देखिए उसने क्या कहा, जो इतने सारे जो बड़ा खुश होकर उसने लिबरेशन डे वगैरह सेलिब्रेट किया रोज गार्डन से। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम चाइना से जितनी चीज़ें हम लेते हैं उससे कम हम उनको देते हैं। इसका मतलब चाइनीज़ ने कुछ घपला कर रखा है। हिंदुस्तान से हम ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, उनको कम देते हैं, तो हिंदुस्तान ने कुछ घपला कर रखा है। मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि सारी चीज़ें जो अमरीकी खाते हैं पीते हैं वो अमेरिका में ही बननी चाहिए और वो बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर पाएँ। यही एक तरीका जो है उसको लगता है सही तरीका होगा। अब आप सोच के देखिए जो टैरिफ है वो टैरिफ क्या करेगा? टैरिफ बेसिकली जितने सामान वो बाहर से खरीद रहे हैं उनके कॉस्ट को बढ़ाएगा, क्योंकि उसने 20%, 30%, 35%, कल मैं सुन रहा था कि उसने एक आइलैंड जिसमें कोई रहता नहीं है, उसमें यूएस के ही ट्रूप्स हैं, उस पे 10% टैरिफ लगा दिया। वहां पे कोई रहता नहीं है, कोई प्रोड्यूस भी नहीं करता है, लेकिन उसने चूंकि एक यूनिवर्सल टैरिफ लगाया 10% मिनिमम सारे देशों पे, और बाकियों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 32, 35, 65 इस टाइप के टैरिफ रेट्स उसने बोले हैं। सबसे पहला इसका असर उनके अपने लोगों पे होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग टू गो अप। आप जो भी सामान खरीदते हैं, जो अमरीकी खरीद रहे होंगे, चाइना से, हिंदुस्तान से, जहाँ जहाँ से वो खरीद रहे होंगे, सबके दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अगर दाम उन्होंने बढ़ा दिया है, दोज गुड्स के नॉट बी सिंपली सब्सटीट्यूटेड फॉर। आप अचानक से तो अब चीज़ें अपने आप से बनाने नहीं लग जाएंगे। ये जो असर है ये सिर्फ अमेरिका पे नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली एक ग्लोबल रिसेशन के दिशा में जाएगा, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरे दुनिया के लिए। उस मार्केट में अगर कोलैप्स होता है, वो मार्केट अगर नीचे जाती है, तो बाकी देशों का भी तो उस पर असर पड़ेगा। हम अपने काफ़ी सामान जो है वो अमेरिका में बेचते हैं, अगर अमेरिका की इकॉनमी नीचे जाती है तो बाकी देशों की इकॉनमी भी जाएगी। तो ये एक क्या कहें, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली पॉलिसी है ये टैरिफ की पॉलिसी। और ये सिर्फ कुछ समय की बात है। यू विल सी ऑल ऑफ दिस अनरेवलिंग एज इट हैपेंड ड्यूरिंग द 1930s। एग्जैक्टली यही चीज़ तब भी की गई थी जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। सब देशों ने कहा कि हम अपने देश को बचाएंगे, हम अपने देश में जॉब्स वापस लाएंगे, हम लोग ये टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, जर्मनी ने किया, पूरे यूरोप में ऐसे ही टैरिफ बैरियर्स खड़े हुए। और उसी दौरान द बिगेस्ट क्राइसिस दैट दिस सिस्टम हैज़ फेस्ड, करीब 10 साल तक आर्थिक संकट उन्हें फेस करना पड़ा। इट ऑल स्टार्टेड, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट क्रैश, इट ऑल गॉट प्रेसिपिटेटेड विद दिस टैरिफ वॉर। और मुझे लगता है कि ट्रम्प उसी दिशा में इस चीज़ को लेके जा रहा है, अलॉन्ग विद जो उनके अपने लोगों का नुकसान होगा इन्फ्लेशन से। अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है किधर जाता है। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी एंटी पीपल और एंटी पुअर है, तो ये लोग जीत कैसे जाते हैं फिर इलेक्शन? ये तो हमारे देश के लिए भी इक्वली वैलिड है। हाँ, मैं हमारे देश की भी बात कर रहा हूँ। आई थिंक इस पे मुझे एक कोट बहुत अच्छा लगता है जो मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, रोज़ा लग्जेमबर्ग। उनका ये कहना था कि जब भी आर्थिक संकट आता है ना, तो जनता के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है बर्बरता का और एक होता है समाजवाद का। अब कौन सा जनता चुनेगी, ये दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है। क्या इज़ ऑन ऑफर बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, और क्या जनता को इन दोनों में से अच्छा लगता है। मुझे लगता है अभी जहाँ तक समाजवाद या वामपंथ या लेफ्ट के पॉलिटिक्स का सवाल है, वो अल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, ग्लोबली भी अगर देखें तो लेफ्ट एक रिट्रीट पे है। कहीं कहीं छोटे जगहों में कहीं जीत रही हो, लेकिन लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव एज अ प्लेटफॉर्म हैज़ नॉट मैनेज टू डू सो। दिस इज ऑन टॉप ऑफ कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर। तो वैसे ही एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल जो होता वो और दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। तो
समवेयर लगता है कि यही दिस इज द ओनली गेम इन टाउन, और इस ऑल्टरनेटिव के एब्सेंस में जनता फिर इन स्लोगन्स पे जिसमें ट्रम्प ये कह रहा है कि हम जॉब्स वापस ले आएंगे, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, आर क्वाइट अपीलिंग, बिकॉज जो सेंटर पावर का था, जो लिबरल सेंटर था, उसने अपने लिबरलिज्म पे एनीवे गिव अप कर दिया है। तो देयर इज अ वैक्यूम फ्रॉम द लेफ्ट, जो लिबरल पॉलिटिक्स है वो कोलैप्स कर गई है, तो अभी राइट विंग के बल्ले बल्ले हैं। जैसे लिबरल पॉलिटिक्स कोलैप्स कर गई है और राइट विंग का तो है, बट इसका इंडिया पे मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा ये टैरिफ्स का? आई थिंक इंडिया पे जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा टैरिफ्स का, एक तो हम जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पे उसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हम रिवर्स टैरिफ के टर्म्स में क्या करते हैं। अगर वापस हिंदुस्तान भी उस पर टैरिफ लगाता है तो हमारे देश में भी कॉस्ट का इशू होगा। एक चीज़ जो इससे निकल के आ सकती है कि यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। क्या फिर आप अमेरिका को छोड़ के बाकी मार्केट्स के टर्म्स में सोचें, बट वो भी एक मीडियम टर्म हो सकता है। इमीडिएट जो इम्पैक्ट होगा वो तो ग्लोबल जब ट्रेड नीचे जाता है तो हर देश को होगा। हिंदुस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि हिंदुस्तान अभी भी इकोनॉमी एक्सटर्नल मार्केट के उससे नहीं चल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, चाहे जिस भी स्तर पे हो, लेकिन इम्पैक्ट फिर भी हमारे ऊपर आएगा। आफ्टर ऑल इट्स अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड, तो असर तो हमारे ऊपर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है जितना शायद चाइना पे पड़ेगा उतना असर हमारे ऊपर, अब कहना मुश्किल है, लेकिन मोस्ट लाइकली हमारे ऊपर उतना असर इसका नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंशियल होगा, लेकिन असर तो ज़रूर होगा। क्योंकि चाइना जो चीज़ें बना रही है यूएस के लिए वो महंगी हो जाएंगी। और इसका एक्चुअली एक बहुत सही एग्जांपल किसी ने दिया था कि बच्चों की साइकिल वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमारे इंडियन ब्रांड्स नहीं बेच पा रहे और चाइना ज़्यादा बच्चों की साइकिल बेच रहा है, क्योंकि वो 4 साल मतलब he'll grow out of it in a year, she'll grow out of it in a year and a half। Right. तो ये एक और इशू है। चाइना पर ऐसे क्या हब बन गया चाइना के, वो हर एक चीज़ हमसे सस्ती बनाने लग गया, ये कैसे हो गया? मेरे ख्याल से उसके लिए दो उनके फैक्टर्स थे। एक उनकी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। उन्होंने एक तो अपॉर्चुनिटी देखी ग्लोबल ट्रेड में कि हम अपने लिए जगह बना सकते हैं, और वो मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी नहीं थी। वो एक प्रॉपरली वेल थॉट आउट प्लान स्ट्रैटेजी थी कि आप दो ही तरीके से ग्रो कर सकते, कोई भी देश दो ही तरीके से उन्नति कर सकता है। एक है आप डोमेस्टिक मार्केट बनाइए, दूसरा है आप एक्सटर्नल मार्केट में अपनी जगह बनाइए। ये कहीं ना कहीं तो डिमांड होगा तभी आप ग्रो कर सकते हैं। चाइना ने एक्सटर्नल मार्केट को अपना प्राइमरी वो बनाया कि अगर हमें गरीबी से बाहर निकलना है तो ये एक तरीका हम कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए दो ज़रूरी चीज़ें थी। एक, आपको कॉस्ट लो रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि कॉस्ट लो होने से ही जो है आप बेच, जैसे हमारे देश में भी तो वेज कॉस्ट बहुत लो है। इसका मतलब नहीं है कि हम प्लग इन कर जाते हैं ग्लोबल ट्रेड में, इट डजंट। सो आप समझ सकते हैं कि वो एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन वो एनफ नहीं है। तो आपको उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच केटर्स टू दिस ट्रेड पॉलिसी is what China had to do, and they did it over a period of time। वो अचानक से नहीं हुआ, काफ़ी प्लानिंग गई उसमें, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को उस ग्लोबल ट्रेड चेन में अपने आप को फिट कर पाया। अब चाइना जब ये कर रहा था, वो एक और चीज़ उसके साथ साथ कर रहा था, वो अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांस में, अगर आप देखिए तो अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी में चाइना इज़ फार अहेड ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ, एंड दे हैव डन इट through this constant research that they've been doing in green technology और solar panels में for example। इसका एक फ़ायदा जो हुआ, एक तरफ तो उनका इकोनॉमी ग्रो किया, लेकिन उस पैसे से सरकार ने खर्च किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिससे वो एक इस टेक्नोलॉजी लैडर पे ऊपर भी चढ़ पाए हैं। एक चीज़ बोलूँगा कि उस समय ये भी था कि ग्लोबल जो मार्केट है वो एक्सपैंड कर रहा था, तो उन्होंने फ़ायदा उठाया उसका, लेकिन फ़ायदा अचानक से नहीं उठता है। उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी ताकि इस ग्लोबल मार्केट में वो घुस पाए। बिकॉज उनके लॉकडाउन के जो हिसाब से वो लॉकडाउन लगा रहे थे, वो तो इंडिया से भी ख़राब तरीके से लॉकडाउन लगा रहे थे, तो भी उनकी इकोनॉमी सर्वाइव कर पाई। सर मतलब दे आर फाइन करेंटली। ये एक फ्लिप साइड तो उस इकोनॉमी का है, दैट देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, and I think that is a serious problem। I mean, even though
वो डिलीवर कर पा रहे हैं ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट भी उन्होंने जनरेट किया है, पॉवर्टी से भी लोगों को निकाल पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे लगता है वहाँ पे दिक्कत है वो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होने का है। तो जिस अथॉरिटेरियनिज्म से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ, उससे कई डिग्री ज़्यादा वो कर सकते थे और उन्होंने किया भी। अब लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, इमीडिएटली आप कह सकते हैं कि शायद उससे वो इतना तेज़ी से फैल नहीं पाया कोरोना वायरस। लेकिन आपने सिविल लिबर्टीज़ तो पूरा कंट्रोल कर लिया ना। वो ऐसा क्या एक देश होगा जो इस तरीके से अपने ही लोगों को कंट्रोल करके रखे। वो एक फ्लिप साइड इस चीज़ का है। तो आइडियली you need a government which is pro people, but it needs to have democracy gelled with it. So that kind of alternative is what we need to look for. जो चाइनीज मॉडल है, मुझे नहीं लगता है वो मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए, इवन दो वो डिलीवर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे। लाइक जो क्रिटिक्स रहे हैं लेफ्ट की पॉलिसीज़ के या पॉलिटिक्स के, वो बोलते हैं उनके आइडियाज़ सस्टेनेबल नहीं है और प्रैक्टिकल नहीं है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो जो लोग भी ये बोलते हैं ना प्रैक्टिकल नहीं है, उनके अपने प्रिविलेजेस हैं जो वो बचाने के लिए बोलते हैं। कौन ये कहता है कि प्रैक्टिकल नहीं है? आमूमन ये जो एलिट हैं, जो रिच हैं, वो कहते हैं कि लेफ्ट के आइडियाज़ में बी वेरी आइडियल बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज़ गोइंग टू क्वेश्चन योर अथॉरिटी, इट्स गोइंग टू क्वेश्चन आपने जो वेल्थ अमास करके रखा है, अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है। तो प्रैक्टिकलिटी का जो पर्सपेक्टिव है, एक ज़माने में ये भी कहा जाता था कि विमेन डोंट हैव अ राइट टू वोट एंड इट्स नॉट रियली गुड बिकॉज दे कांट मेक अप देयर ओन माइंड, दे डोंट नो पॉलिटिक्स एंड दे शुडंट। तो ये कौन कह रहा था? जो अल्टीमेटली पेट्रियार्की में बिलीव करते थे और उनको अपनी पेट्रियार्की का कंट्रोल बचा के रखना था। सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर दोज हु आर आर्ग्यूइंग कि लेफ्ट के आइडियाज़ प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने फॉर एग्जांपल जो 5 आइडियाज़ आपके साथ डिस्कस किए, मैं उन हर 5 आइडियाज़ का आपको एक सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो बता सकता हूँ। एक मान लीजिए, अगर मुझे आप समय दें, डेमोक्रेसी के सवाल पे अभी हमारे देश में सबसे बड़ा बहस जो है डिलिमिटेशन को लेके हो रहा है, which I think is a serious threat to democracy because of the fact कि काफ़ी सारे जो राज्य हैं जो नॉर्थ में हैं, जिनके पॉपुलेशन बढ़े हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी वो पार्टी जो अदरवाइज 400 पार नहीं कर पाई, इस रूट के थ्रू आराम से 400 पार कर सकती है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे नॉर्थ में। साउथ में स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, उन लोगों के सीट्स जो है रिलेटिवली स्पीकिंग कम हो जाएंगे। ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है? आई मीन हाउ डू यू सी दैट एज डेमोक्रेसी? अगर ये करना ही है कि सही मायने में जिसका जितना जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, देन यू शुड हैव प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी। यू शुड हैव देन, अगर 30% आपका वोट शेयर है तो आपके 30% ही सीट होने चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हटा दीजिए, आप वो कीजिए। देशों में हैं जिसके जितने प्रतिशत वोट है आप उसको उतने सीट्स पार्लियामेंट में दीजिए। दैट विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। देन इन विच केस डिलिमिटेशन वोंट हैव एनी इम्पैक्ट। वो 30% ही आपको वोट मिल रहे थे, 30% ही आपको सीट्स भी मिलेंगे। अगर मैं दूसरे उस पे बोलूँ, विच वाज द क्वेश्चन ऑफ कि उन्नति के तरफ या लोगों की खुशहाली के प्रति या समानता के टर्म्स में अगर हम सोचें वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो किया जा सकता है। वो करने के लिए एक उदाहरण सी, अगर हम सार्वजनिक शिक्षा की बात करें या हम पब्लिक हेल्थ की बात करें, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पैसे चाहिए, खर्च करना। पैसा कहाँ से आएगा? हम जहाँ भी जाके ये बोलते हैं, हम इकोनॉमिस्ट जो इस टाइप के लेफ्ट विंग इकोनॉमिस्ट हैं, उनको यही पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा? आप टैक्स कीजिए। आप जो सबसे धनवान लोग हैं उनको टैक्स करके यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। अच्छे कैलकुलेशंस लोगों ने किए, पिकेटी ने इस पे काफ़ी काम किया है, थॉमस पिकेटी। उन्होंने दिखाया है कि आप अगर सिर्फ जो इनहेरिटेंस है उसको पार्शियली टैक्स करते हैं, जो बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हुआ है। मैं अगर मानी जी के घर में पैदा हुआ हूँ, वो एक्सीडेंट ही है, लेकिन मुझे उनकी पूरी की पूरी संपत्ति मिल जाती है। वो क्यों नहीं टैक्स किया जाना चाहिए? उस टैक्स से अगर आप पब्लिक हेल्थ, उस टैक्स से अगर आप लोगों को शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, इसमें क्या गलत हो? ये किस हिसाब से प्रैक्टिकल है? रोजगार के टर्म्स में अगर आप देखें तो रोजगार गारंटी थी। आज अगर आप 2004 में किसी से कहते हैं कि नरेगा जैसा कुछ होगा, कोई बोलता है ये क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन नरेगा हुआ बिकॉज ऑफ
पीपल्स मूवमेंट, नीचे से वो प्रेशर आई, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर आया, लेफ्ट भी उस समय एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आई। ये चीज़ अर्बन के साथ भी हो सकता है। अगर आज रोजगार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस टर्म्स में सोचना पड़ेगा जिसमें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो सके। रिजर्वेशन के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। आप लेजिस्लेट कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे पब्लिक सेक्टर में है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होने चाहिए। एफर्मेटिव एक्शन बहुत सारे देशों में है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, अगर हम सही मायने में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो दिस इज़ द टॉपिक ऑन विच वी शुड बिकम विश्व गुरु। जितने सदर्न कंट्रीज हैं, मतलब जितने गरीब देश हैं, वो अगर मिलके इस लड़ाई को लड़ें कि हमें जो फाइनेंस चाहिए इस क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए, वो फाइनेंस नॉर्थ को देना पड़ेगा, तो वो लड़ाई लड़ी जा सकती है। और यही सारी चीज़ें जो है की जा सकती है। इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल इन एनी वे। मैं सिर्फ पहली चीज़ पे आपको अगर आप इलाबरेट करें कि जैसे फर्स्ट पास द पोल, मतलब जो एमपी बनते हैं, वो सिस्टम हटा के अगर हम परसेंटेज ऑफ वोट करें कि अगर एक कांग्रेस पार्टी है जिनको 30% वोट मिला है और एक बीएसपी है जिसको 5% वोट मिला, एक सीपीआई है जिसको 5% मिला, बीजेपी को 40% मिला, तो वो मेंबर्स कैसे जाएंगे हाउस में? I'm not a political scientist, but I mean that somebody else will be able to tell you clearly. But मुझे लगता है वो जो डिसीजन होता है वो मोस्ट लाइकली फिर पार्टी के ऊपर होगा। वोट्स आप पार्टी को दे रहे हैं, फिर कौन लोग जाएंगे उसमें वो डिपेंड करेगा उस पार्टी के ऊपर। आई थिंक ये एक मेथड हो सकता है। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी में वही होना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं कि आप कैंडिडेट को भी वोट दें और पार्टी को भी वोट दें और फर्स्ट पास ना करें। मतलब उसमें कैसे ये चीज़ हो पाएगी। तो मोस्ट लाइकली परसेंटेज जितना है, आपको सीट उतनी एलोकेट होती है, उस सीट पे कौन जाएगा वो पार्टी डिसाइड करेगी और वो पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पार्लियामेंट में भेजे। तो ये किया जा सकता है और मेरे हिसाब से इज़ अ मच बेटर मॉडल देन द करंट वन। तो जनता बेसिकली हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए वोट देगी इंस्टेड ऑफ वोटिंग फॉर अ कैंडिडेट। यस, एंड आई थिंक कैंडिडेट्स भी तो कैंपेन करेंगे। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस लड़ती है तो राहुल गांधी और कन्हैया कैंपेन करेंगे। आप वोट दे रहे हैं पार्टी को। अभी भी अगर आप देखिए तो भाजपा तो ये क्लेम करेगी कि ये सारा वोट जो है वो मोदी जी के लिए आ रहा है। कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, अल्टीमेटली वोट तो उनके लिए जा रहा है। थिंक ऑफ दैट इंस्टेड एज अ वोट फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ दैट पार्टी, कि ये राजनीति है हमारी, ये हम आपके सामने रख रहे हैं, इस राजनीति के बिना पे आप वोट दीजिए। दिस इज द रिवर्स ऑफ डिलिमिटेशन पर। Yes. So in a way it is actually doing the opposite. I agree, and I think delimitation बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, because this is giving you exactly the strength that people have given to you through votes. They have given you 33%, आपको 33 ही मिलेंगे, उससे एक कम नहीं, उससे एक ज़्यादा नहीं। पर इसमें फिर इलेक्शन कैसे रिग करेंगे हम? अब ये तो मुश्किल है। आप ईवीएम वाली थियोरी में कुछ होगा फिर। लेट्स सी। Nope.